आजी खान की जानिब से वसीयत जारी की गई है। ये एक ऐसी वसीयत है जिसको पढ़कर और सुनकर तमाम पाकिस्तानी हैरान हो जाएंगे। फजलुर रहमान ने भी आज खान के हक में बयान दिया है, खान की रिहाई का मुतालबा किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने कौन सी नई शराइत रखी हैं पीटीआई को रिलीफ देने के लिए, क्या ये शराइत काबिल कबूल भी हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आज सुबह से हमास और इसराइल के दरमियान जंग लगी हुई है। ये जंग बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। आलमी ताकतें, मैंने पहले भी कहा था, इसमें कूद पड़ी हैं। और अब तो वाज़िया तौर पे जैसे एक होता है ना कि तीसरी आलमी जंग के ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लॉक्स बनना शुरू हो गए हैं कि कतर, तुर्की और ईरान, इराक एक तरफ खड़े हुए हैं, भारत, कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान कहां पे खड़ा हुआ है, कहां पे एग्जिस्ट करता है, ये किसी को नहीं पता। क्या कुछ इस जंग के अंदर का हाल हो चुका है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जी, आज जिस तरह से बिजली बंद की गई अचानक, खान को एक छोटे से सेल के अंदर बंद करके, और इससे पहले बारहा खान की बीवी, खान की बहनें, खान के वकील हामिद खान ये कह चुके हैं कि खान का वजन बड़ी तेजी के साथ कम हो रहा है। हालांकि इंसान कैद के अंदर हो, रोटी शोटी खाता हो, खाना पीना करता हो और एक्सरसाइज ना करता हो तो वजन बढ़ता है। जितने भी लोग इस तरह के ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो उनके वजन के अंदर इजाफा होता है। खान जब वजीर आजम था तो उस वक्त भी खान ने कहा था मेरा तो वजन बढ़ गया है क्योंकि मुझे एक्सरसाइज का मौका नहीं मिलता, तो लिहाजा मैं एक्सरसाइज करूंगा, खुद को मेंटेन करूंगा। लेकिन हैरान कुन तौर पे खान का वजन कम हो रहा है। तो फैमिली और वकला इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि खान की ये जान से खेलना चाहते हैं, स्लो पॉइजनिंग खान को दी जा रही है। तो यही वजह है कि आज खान की एक वसीयत सामने आई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरी वफात के बाद बनी गाला और जमान पार्क वाली जायदाद शौकत खानम ट्रस्ट को अतिया कर दी जाए। शौकत खानम को वो कहती हैं खान ने पैसे बनाए, खान ने माल बनाया, खान ने घड़ी बेच दी। किसके लिए बनाया? खान ने अगर इतनी करप्शन की है, खान इतना डिसऑनेस्ट था और खान पैसों के चक्कर में था, किस लिए? खान ने तो नहीं कहा कि मेरी जायदादें मेरे बेटे कासम और सुलेमान को दे देना, मेरी जायदादें जो है वो मेरा वो सोने का मिजार बना देना। नहीं, उसने कहा मेरी जो पैसे हैं मेरे मरने के बाद तमाम की तमाम जायदादें वो शौकत खानम के अंदर अतिया कर देना, गरीबों का उससे इलाज होगा। यह खान की वसीयत है। और यहां पे कहते हैं कि वो जी पैसे बनाए, करप्शन की, इतने अरब डॉलर की, इतने खरब डॉलर की, इतने करोड़ों की, लूटा मुल्क को। कहे ना नवाज शरीफ कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम एवन फील्ड वाली जायदादें, लंदन वाली आगे पीछे वाली सारी जायदादें और ये जाती उमरा और पता नहीं कहां कहां पे जो जायदादें मिले हैं वो किसी ईदी सेंटर को दे दे। कहे शहबाज शरीफ, कहे जरदारी, कहे फजलुर रहमान कि हमारी जायदादें हमारी नस्लों को ना डिलीवर की जाएं, खुद बना लेंगे, खुद मेहनत करेंगे, अट्टे कट्टे हैं, किसी के अंदर जरूरत नहीं। और फिर कहते हैं खान करप्ट है। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जी जो है वो एक दावा सामने आया है और इंतहाई सीनियर सहाफी जो है इस हवाले से दावा करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट खान के सामने जो इस वक्त शर्त रख रही है, यानी हबीब अकरम साहब कहते हैं जो शर्तनामा है वो ये है कि खान बैरून मुल्क चला जाए बैरून मुल्क, पीटीआई लड़ ले इलेक्शन, तैयार है हम, ये शर्त है। और पीटीआई और खुद खान ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं। कहा हम नहीं बनेंगे, हम नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। इसलिए तो खान ने कहा मर जाऊंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है खान निकल जाए मुल्क से, छोड़ के चला जाए, ना रहे जेल के अंदर, ना रहे तंग सेलों के अंदर, ना रहे ये बिजली बंद 2-2 घंटे, चला जाए मुल्क छोड़ के। फिर पीटीआई को खुला मैदान है, लड़ ले इलेक्शन, फिर इजाजत है, अदरवाइज इजाजत नहीं है। तो ये इस मुल्क के अंदर तमाशा लगा। आज एक खबर आपने पढ़ी होगी, वो एक जज साहब है, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, लाहौर हाई कोर्ट के, इज्जत माब, हजूर की गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं हजूर ये ना कहें कि तौहीन अदालत का नोटिस आ रहा है, हजूर की कहीं तौहीन ना हो जाए। हजूर के एक साहबजादे हैं, साहबजादे जाना चाहते हैं अमेरिका, और हजूर ने खत लिखा है, रजिस्ट्रार ने खत लिखा है कि ऑनरेबल लॉर्डशिप, माई लॉर्ड का बेटा जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाएगा अबू धाबी, अबू धाबी से जाएगा जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट अमेरिका, न्यूयॉर्क। तो जना एयरपोर्ट, फिर न्यूयॉर्क और अबू धाबी,
इन तीनों पे प्रोटोकॉल चाहिए। बेटा जी को प्रोटोकॉल चाहिए, फिर बेटा जी ने फलां डेट को न्यूयॉर्क से वापसी 23 अक्टूबर को, फिर अबू धाबी और फिर जना, तीनों जगहों पे जाते हुए भी आते हुए प्रोटोकॉल चाहिए। नोटिफिकेशन बकायदा जारी हुआ है। इनके बाप का मुल्क है, इनके बाप के पैसे हैं, प्रोटोकॉल चाहिए। बाप जज है, बेटा भी जज है। ये तो तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये तो ड्रामा है इस मुल्क के अंदर है। और फिर कहते हैं जी हम इंसाफ करते हैं, यानी प्रोटोकॉल चाहिए। बहरहाल जी आज नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान भी बोला है, पता नहीं अब क्या नीयत है, क्या चाहता है। वैसे तो मौलाना फजल रहमान ने कहा जो हालात बने हुए हैं इनमें इलेक्शन हो गए तो मजीद मुल्क इंतशार का शिकार होगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन कहते हैं मेरा मुखालिफ कैद में हो और इसके खिलाफ तकरीरें करूं, मजा नहीं आता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मैं चाहता हूं हर सियासतदान जेल से बाहर हो, मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं जब से करता रहूं तो मजा नहीं आएगा। कहते इमरान खान जेल में हो और मैं उसके खिलाफ बातें करूं तो मजा नहीं आएगा, मैं चाहता हूं कि वो बाहर हो। ये फजल रहमान की जानब से आज जनाब स्टेटमेंट जारी की गया। फिर जनाब मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कुरान पर हलफ उठाकर कहती हूं कि अगर मुझे अगवा कर लिया जाए या उठा लिया जाए तो ये मेरा पहला और आखिरी बयान माना जाए। कमल शोजब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की। और इसी तरह से जरताज गुल का भी आज जो है वो पैगाम सामने आया। इसी तरह शौकत बसरा साहब भी कहते हैं कि जो है मैं भी हलफ देता हूं, ना हमें इमरान खान ने उकसाया और ना ही इमरान खान का ऐसा कोई इरादा था। और अगर जबरदस्ती के साथ मेरा कल को बयान आ जाए तो वो बयान मेरा नहीं होगा, वो बंदूक की नोक पर होगा। तो ऐसे मुतद्दद आज से कल से परसों से बयानात आते जा रहे हैं। तोशा खाना फैसला मुअत्तल करने के हवाले से, क्योंकि इमरान खान नायल है, सजा याफ्ता है, उस मामले में जमानत पर है और अगर नए केस के अंदर गिरफ्तारी है तो अब उस केस को खत्म करने के लिए, फैसले को खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। जस्टिस आमर फारूक साहब और जस्टिस बाबर सत्तार, दो रुकनी बेंच है। बाबर सत्तार साहब को भी लोग जानते हैं कि आप बोल्ड फैसले देते हैं, तगड़े जज हैं। और फिर आमर फारूक साहब का जो रिकॉर्ड है वो तो आप सारे जानते हैं। बहरहाल अब ये जो है इतराजात के साथ बेंच बन गया है और डायरी नंबर अलॉट हो गया है और इस पर जनाब समाअत होगी। अच्छा, इसके अलावा आज बेशुमार फलस्तीनी मैदान में आए। फलस्तीनियों ने ट्विटर पर आकर लिखा काश आज इमरान खान होता, काश आज इमरान खान होता तो वो हमारे लिए आवाज उठाता। फलस्तीनियों ने मुतालबा किया कि एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़ दो, एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़ दो ताकि वो दुनिया को बताए कि हम मजलूम हैं, हम जालिम नहीं हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, हमने कितने सालों से जुल्म बर्दाश्त किए हैं। तो पूरी दुनिया इमरान खान को जी अपना लीडर मानती है। अच्छा जी, कुछ खबरें मैं आपके सामने रख दूं। और एक तो यह है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के सियासी हरीफ फतेह अरबकान ने हमास की हमायत करते हुए कहा है कि इसराइल सिर्फ ताकत की जबान समझता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने इसराइल की हमायत का ऐलान कर दिया है। और फिर इसके साथ साथ जो है कनाडा की जानब से जस्टिन ट्रूडो की जानब से इसराइल की हमायत का ऐलान किया है। और जो हमास अटैक कर रहा है इसके हवाले से ट्रूडो ने इसकी मुजम्मत की है। और फिर रशिया की जानब से ये कहा गया है कि हम फलस्तीन की हमायत का ऐलान करते हैं, हम फलस्तीन के साथ हैं, हम समझते हैं कि फलस्तीनी मजलूम हैं और 1967 वाली जो सूरत हाल थी उस सूरत हाल पे वापस जाना चाहिए। रूसी वज़ारत खारजा का बयान है कि हम 1967 की सरहदों के अंदर एक आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम की हमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम हो। हमास के रॉकेट हमलों में 40 इसराइली हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी। इसराइल की जवाबी हमलों में 161 फलस्तीनी हलाक, 1000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खुलकर जो है वो जंग अब खतरनाक होती जा रही है। रूस, ईरान और कतर खुलकर हमास की हमायत में आ गए, जबकि यूरोप और अमेरिका खुलकर इसराइल की हमायत में आ चुके हैं। तो अगर ये युद्ध चलता रहा, इसी तरह से ये मामलात रहे, तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है ये एक तीसरी आलमी जंग की भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। RT उर्दू की जानब से कहा गया कि गजा बॉर्डर से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह एक तंजीम है जो लिबनान के अंदर है और हिजबुल्लाह की जानब से भी अब इस जंग के अंदर एंट्री डाल दी गई है। गजा बॉर्डर से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन गजा में दाखिल हो रहे हैं। अक्सा तूफान ऑपरेशन में दूसरे ऑपरेशन का आगाज हो गया है। वापस हासिल किए इलाकों में मजीद अस्करी नफरी को तैनात किया जा रहा है। फलस्तीनियों के पास इस ऑप्शन के 5 लेयर्स हैं। इसराइल का कहना है फलस्तीन अकेले हमारी इंटेलिजेंस को फेल नहीं कर सकते। इसराइली
فلسطینی وہ کہتے ہیں اکیلے ہماری انٹیلیجنس کو فیل نہیں کر سکتے، ایران اور حزب اللہ سمیت ترکیہ کی انٹیلیجنس نے ان کی مدد کی ہے۔ یعنی اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اکیلا حماس یہ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ایران بھی ان کے ساتھ ہے، حزب اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور ترکی بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اچھا جی، غزہ کے گرد و نواح کے اندر جو سیٹلر تھے، یعنی جو جیوز وہاں پر آباد تھے، قبضہ کیا ہوا تھا، ان کی بھی ویڈیو آج جاری کی گئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی آباد کار جو ہیں وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں، اپنی جان بچا کر بھاگ کر نکل رہے ہیں۔ اور پھر جناب آج قطر نہیں سوری کویت کے سرکاری ٹی وی پر جو خبرنامہ شیئر کیا گیا ہے، اس میں جو نیوز اینکر تھی اس نے گلے کے اندر وہ فلسطینی جو سکارف ہوتا ہے، روایتی جو ان کا سکارف ہے، جو سولیڈیرٹی کے لیے مختلف لوگ گلے میں پہنتے ہیں، وہ پہنا ہوا تھا۔ یعنی بڑی ایک عرب دنیا میں بڑی تعداد جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مسلسل میرے سامنے ٹویٹ آ رہے ہیں ویریفائڈ ٹویٹر ہینڈل کے، اور ویریفائڈ جو شخصیات ہیں فلسطین کی، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاش آج عمران خان ہوتا، کاش آج عمران خان ہماری آواز اٹھاتا۔ سعودی عرب کے حوالے سے بھی بیان چل رہا ہے کہ سعودیہ اسرائیل کو بتا دینا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار کہا تھا فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کرنے اور اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے سے باز رہے، اور آج اسی وجہ سے اسرائیل پر حملہ ہوا۔ ہم پھر بھی چاہتے ہیں یہ جنگ رک جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے بار بار آپ کو وارننگ دی تھی کہ اس طرف معاملات لے کے نہ جائیں، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اس حد تک نہ بڑھے۔ لیکن جتنی ہلاکتیں ہو چکی ہے، جتنا حماس نے قبضہ کر لیا ہے اسرائیلی چوکیوں پر، اور وہ علاقے جن پر اسرائیل کا پہلے قبضہ تھا، اور جس طرح سے عالمی پلیئر اس جنگ کے اندر کود پڑے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے گی۔ پاکستان زندہ باد۔